नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिविल वाइंस पर। मेरा नाम मिकलेश कुशवाहा है। 13 जनवरी 2026 के दिन यूजीसी रेगुलेशन लागू होता है और इसके लागू होते ही एक खास वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जाने लगता है। विरोध को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठता है और बेंच में शामिल होते हैं CJI सूर्यकांत और जयमल बागची। और इन दोनों ने फैसला दिया कि जो रेगुलेशन है उस पर रोक लगा दी जाए, स्टे लगा दी जाए। तब तक जो पुराना रेगुलेशन था वर्ष 2012 का, वही जारी रहेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि विरोध के कारण क्या थे और क्या ये विरोध करना वाजिब था और किस प्रकार से ये रेगुलेशन SC, ST, OBC, PWD, महिलाओं के लिए, EWS के लिए संरक्षण प्रदान करता था और जो विरोध करने वाले लोग थे उनके मानसिकता में कैसी विचारधारा थी, उनके मन में क्या था। हम तमाम बिंदुओं पर तथ्यों के माध्यम से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। जब पूरा आप वीडियो देखते हैं तो सारी परतें आपको समझ में आएंगी और किस प्रकार से एक खास समुदाय आपके, हमारे और अपने समुदाय के मन में यह वहम पैदा कर देता है कि जो OBC है, SC है, ST है या कोई अन्य वर्ग है वो उससे विभेद कर रहा है या फिर इस रेगुलेशन के लागू हो जाने की वजह से उसके साथ किसी तरह का अन्याय होगा। तो पहली बात तो जो सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज माध्यमों में देखने को मिल रहा है कि विरोध के कारण क्या है, हम एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC, ST, OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आया। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। ये जो व्यक्ति दावा कर रहा है ये दावा पूरी तरह से निराधार और गलत है। मैं ये स्वयं से नहीं कर रहा हूँ बल्कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है और इसके लाइन ये है, It is hereby informed that no such alleged incident/act has been reported in the college, nor does the college have any knowledge of such alleged incident/act happening. The claims, allegations being made are entirely the responsibility of the claimant. अब सोचिए, जिस कॉलेज कैंपस की ये बात कर रहा है उस कॉलेज कैंपस का ही प्रशासन, उस वहां के व्यक्ति इस बात को खंडित करते हैं। तो अफवाह फैलाने के आरोप में इसे जेल होना चाहिए और इसे पूछा जाना चाहिए किसके सह पर यह समाज में वैमनस्य फैला रहा है, अराजकता फैला रहा है और अगड़ों में, पिछड़ों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। हम दूसरे कारण पर बढ़ें इससे पहले एक और वीडियो देखिए। अब मान लीजिए कि कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। अभी एक कानून आया है, काला कानून, आप सभी को पता होगा। इसका नाम मनीष कश्यप है। वास्तविक नाम त्रिपुरारी तिवारी है जो कि एक रंगा सियार के भांति अपना नाम बदलकर समाज में खुद को प्रतिस्थापित किए हुए है। ये जो व्यक्ति 3 से 10 वर्ष का दावा कर रहा है सरासर निराधार है। एक्ट में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जो सजा के प्रावधान की बात करता है। वो सिर्फ कार्रवाई की बात करता है, वो भी कार्रवाई उस समिति की जांच पे, जो समता समिति स्थापित करनी है उसके जांच के बाद जो प्रतिष्ठान का प्रमुख है, जो संस्थान का प्रमुख है, वो निर्धारित करेगा। 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान ना है और ना ही रेगुलेशन में कहीं जिक्र किया गया है। तो ये भी क्लेम पूरी तरह से फर्जी साबित होता है और भड़काने वाला साबित होता है। तो थोड़ा आप त्रिपुरारी तिवारी के इतिहास पर भी जाइए कि इसको NSA के माध्यम से जेल में भी रखा जा चुका है और ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए इसको तमिलनाडु के जेल में 9 महीने रहना पड़ा था।
जो कि इसने एक वीडियो के माध्यम से अफवाह फैलाया, जैसे ये वीडियो है कि बिहार के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, तमिलनाडु में उनके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया और इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे जेल में डाला। हम विरोध के तीसरे कारण पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ महानुभाव हैं जो ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन था उसके ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, बाद में ओबीसी को भी इस रेगुलेशन में शामिल कर दिया गया, जबकि जरूरत क्या थी ओबीसी को शामिल करने की। तो उन महानुभावों के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये वही सामाजिक व्यवस्था है, ये वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जहां पर आप एक ओबीसी के साथ विभेद करते हैं, वो भी एक पूर्व का मुख्यमंत्री है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का। जब वो अपना सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास छोड़ के बाहर निकलते हैं और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ गृह प्रवेश करने वाले होते हैं, तो गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है उस पूरे घर का। और हम अतीत में चले जाएं तो बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए जो पिछड़ों के, दलितों के नेता हुआ करते थे। हम बात करें कर्पूरी ठाकुर की, जो नाई समाज से आते थे, वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे, फिर भी गांव का एक जमींदार उनके पिता को इस बात के लिए पीटता है कि उन्हें देर हो गई उसका दाढ़ी हजामत बनाने में। और मुख्यमंत्री उसके घर जाते हैं, जमींदार के घर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, कहिए तो मैं दाढ़ी बना दूं। ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक ओबीसी को, एक दलित को दबाया जाता है एक सवर्ण द्वारा। और उसके अलावा एक राहुल यादव नाम का व्यक्ति भगवान महावीर के, हनुमान के सम्मान में अपना चुटिया रखता है, चोटी रखता है और 7 सालों से संजो कर रखता है उसे इस बात से एक पांडे सरनेम वाला व्यक्ति उसकी चोटी उखाड़ लेता है कि तुम तो ओबीसी हो, तुम तो पिछड़ा हो, तुम्हें यह अधिकार ही नहीं कि तुम चोटी रख सको। आप इस बात को किस तथ्य से जस्टिफाई करेंगे? एक और कारण बताया जा रहा है प्रूफ ऑफ बर्डन का, जो कि हमारा चौथा कारण होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है जिस व्यक्ति पर आरोप लगता है जातीय भेदभाव का या फिर भेदभाव का, उसी का दायित्व होगा कि वो साबित करे कि वो गिल्टी नहीं है, अपराधी नहीं है। जबकि प्रूफ ऑफ बर्डन नाम का वर्ड ही इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है इस रेगुलेशन में, और ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसा कोई भी लाइन नहीं लिखा गया है जहां पर यह बात सिद्ध होती है कि प्रूफ ऑफ बर्डन का भार पूरी आरोपी पर होगा। जबकि ये बात कही गई है कि समता समिति बैठक करेगी और समता समिति जांच करेगी और जांच के पश्चात जो संस्थान का प्रमुख होगा वो उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर होगा। तो ये सरासर अफवाह है, ये अफवाह एक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई है। इन तमाम बिंदुओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो समझ में सिर्फ इतनी सी बात आती है कि ये जो विरोध है पूरी तरह से सुनियोजित था और एक प्लान्ड तरीके से जो आदिवासी हैं, जो पिछड़ा हैं और दलित हैं, उनके प्रति द्वेष फैलाना था, ईर्ष्या फैलानी थी और समाज में अराजकता उत्पन्न करनी थी। अब सोचिए कि अगर कोई लाभ नहीं, अगर गलत कुछ नहीं, तो विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध इस बात के लिए कर रहे थे जो इनका जातीय दंभ है, जातीय प्रतिष्ठा है, वो सदा बनी रहे। हम आप जैसे लोग इनके यहाँ झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, इनको जी हजूर करें और इनका पैर धोकर पिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये बाबा है जो भगवान की सेवा करते करते खुद की सेवा करवाने लगे, इसलिए ये विरोध कर रहे थे। हमें यह समझना होगा कि अगर मंदिर स्थापित होता है, अगर मस्जिद स्थापित होता है, तो किसी एक वर्ग का व्यक्ति ही उसमें ब्राह्मण बनेगा, उसमें पुजारी बनेगा, मौलवी बनेगा, लेकिन जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो हीनता का शिकार है, जो दबाया गया है, उसको कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा। उनके लिए एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल रही है, हमारे आपके लिए नहीं खुल रही है। हमारा रोजगार स्कूल से निकलेगा, हमारा रोजगार अस्पताल से निकलेगा, हमारा रोजगार शिक्षा से ही आएगा, वो किसी मंदिर से नहीं आएगा, किसी मस्जिद से नहीं आएगा। और हम झंडा उठा के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहां पर ये ब्राह्मण कहते हैं कि जो मनुस्मृति है वो पहला संविधान है और हमारे जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान था उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ऐसे मनुवादियों की सोच को लेकर ढो रहे हैं। हम उनके विचारों का पोषण करेंगे, हम उनके पैर धोकर पिएंगे। धिक्कार है अगर आप ऐसे विचार रखते हैं, धिक्कार है अगर आप ऐसे ईश्वर से डरते हैं। जो ईश्वर आपको डराता है, जो ईश्वर आपको दुलार प्यार नहीं करता है, तो हमेशा डराता है।
और जो 21वीं शताब्दी में 2026 में यह दावा करता है कि तुम्हारे कैंसर का इलाज मैं करूंगा, तुम्हारे भूत का बाधा मैं ठीक करूंगा, वो कितना बड़ा पाखंडी हो सकता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसको सलाइन चढ़ता है और आपके लिए कहता है कि भाई कैंसर का इलाज मैं कर दूंगा, वो भी गौमूत्र से कैंसर के इलाज की बात करता है। अगर आप इस समाज में रहते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात को पचा लेते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको स्वीकार करनी होगी कि वो बेवकूफ बना नहीं रहा है, आप बेवकूफ हैं इसलिए बेवकूफ बना रहा है। आप जिस दिन पढ़ने लगेंगे, जिस दिन स्कूलों की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, उस दिन आपको मिलेगा। आप मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर मिलता है, आप मस्जिद की बात करते हैं मस्जिद मिलता है। यही है लोकतंत्र, जो भीड़ कहती है वही माना जाता है।